हेलो, नमस्ते, वेलकम टू अलीका क्लासेज। इस क्लास में हम थर्ड चैप्टर करेंगे। थर्ड चैप्टर का नाम है संधि। इससे पहले हम 2 टॉपिक कर चुके हैं, वर्ण विचार, संज्ञा और परिभाषा। इस क्लास में हम थर्ड टॉपिक करेंगे। थर्ड टॉपिक का नाम है संधि। संधि का क्या अर्थ होता है, संधि कब प्रयोग की जाती है, संधि कितने प्रकार की होती है, ये सब हम इस क्लास में पढ़ेंगे। संधि संधि का अर्थ होता है जोड़ना, यानी कि मिलान कर देना। 2 या 2 से अधिक शब्दांशों को या शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाना संधि कहलाता है। यानी कि हम शब्दों को जोड़ रहे हैं और एक नया शब्द बना रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, संधि। यहाँ पर हम मिलान कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। किसी का मिलान, किसी का जोड़ ही संधि कहलाता है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। व्याकरण के संदर्भ में संधि शब्द का अर्थ है वर्ण विकार। यहाँ पर कहा गया है जो व्याकरण है, व्याकरण में संधि का अर्थ होता है वर्ण विकार। विकार क्या होता है, परिवर्तन आना, यानी कि वर्णों में विकार आना, वर्णों में परिवर्तन होना ही संधि कहलाता है। अभी हमने पढ़ा था संधि का अर्थ होता है जोड़ना। जब हम 2 शब्दों को जोड़ेंगे, उनको जोड़ने से उनमें जो परिवर्तन आएगा, उनमें जो विकार आएगा, उसे संधि कहते हैं। यानी कि जो ये विकार आएगा ये जोड़ने पर ही आएगा। संधि शब्द का अर्थ है वर्ण विकार, यानी कि वर्णों में परिवर्तन का आना। यह वर्ण विधि है। तो 2 पदों या एक ही पद में 2 वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित सामीप्य अर्थात संहिता में जो वर्ण विकार होता है उसे संधि कहते हैं। यानी कि जब हम 2 या 2 से अधिक पदों को जोड़ते हैं और उन पदों को जोड़ने से उनके वर्णों के परस्पर आने से जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे ही संधि कहते हैं। यहाँ पर व्यवधान रहित सामीप्य का क्या अर्थ है, इसका अर्थ है जैसे हम कोई शब्द बोलते हैं, जैसे हमने बोला विद्या, उसके बाद रुक करके हमने बोला आल्य, तो यहाँ पर क्या हुआ, विद्या और आल्य, विद्या और आल्य, इन 2 पदों के बीच में हमने थोड़ा सा समय लेते हैं। इस समय को ही व्यवधान कहा जाता है। जब हम इन्हें एक साथ बोलेंगे, जैसे विद्यालय, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने कोई समय नहीं लिया, कोई भी रुकावट नहीं आई, यानी कि इन दोनों में समीपता ले आए, जिसे संहिता भी कहते हैं। जब हम बिना समय लिए 2 या 2 से अधिक पदों को एक साथ बोलते हैं, उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ये हमने जो पढ़ा, बुक की जो भाषा होती है उसके अकॉर्डिंग पढ़ा। आपको सीधा सीधा याद रखना है, 2 या 2 से अधिक शब्दों को या पदों को जोड़ेंगे, उनमें जो परिवर्तन होगा उसे संधि कहेंगे। जैसे विद्या आल्य, यहाँ पर विद्या आल्य, हमने पहले विद्या बोला फिर आल्य बोला, लेकिन जब हम इन्हें एक साथ बोलेंगे तो क्या बनेगा, विद्यालय। यानी कि यहाँ पर जो आ है ये वाला आ और यहाँ पर जो आ है ये वाला, दोनों एक ही बार आ गए, यानी कि दोनों को मिला करके एक बारी आ हुआ। यहाँ पर जो परिवर्तन हुआ है आ और आ के साथ हुआ है। यहाँ पर विद्या आ आल्य आ की अत्यंत समीपता के कारण 2 दीर्घ वर्णों के स्थान पर एक आ वर्ण रूप दीर्घ एकादेश हुआ है। यानी कि 2 आ थे हमारे पास, विद्या में भी आ है और आल्य में भी आ है, इन दोनों के स्थान पर एक ही बार आ हो गया है, यानी कि दीर्घ रूप हो गया है। संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। आपको याद रखना है कौन कौन से 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि को अच संधि भी कहा जाता है, व्यंजन संधि को हल संधि कहा जाता है, स्वर संधि को अच संधि कहा जाता है, व्यंजन संधि को हल संधि कहा जाता है। ये अच संधि और हल संधि क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब हम प्रत्याहार पढ़ते हैं तो हमने प्रत्याहारों में पढ़ा था अच से हम स्वरों को दर्शाते हैं और हल से व्यंजन को दर्शाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वर संधि के विषय में। स्वर संधि कैसे होती है,
स्वर संधि के विषय में पढ़ेंगे। स्वर संधि के कौन कौन से भेद हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले स्वर संधि की परिभाषा पढ़ते हैं, उसके बाद स्वर संधि के भेद पढ़ेंगे कि कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उदाहरण के साथ करेंगे। आपको संधि का टॉपिक अच्छे से याद कर लेना है। संस्कृत के हर पेपर में संधि पूछी जाती है, सूत्रों के साथ याद करना है। संधि से 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी में सूत्र पूछा जाता है, किसी में उदाहरण पूछा जाता है। ये टॉपिक अच्छे से तैयार कर लेना है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्वर संधि स्टार्ट करते हैं। दो स्वर वर्णों की अत्यंत समीपता के कारण यथा प्राप्त वर्ण विकार को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से जो विकार प्राप्त होगा, जो परिवर्तन प्राप्त होगा, उस परिवर्तन को संधि कहते हैं। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है वो ये है कि स्वरों के बीच में समीपता होगी, यानी कि दोनों के दोनों स्वर होंगे। जैसे ये हमारा प्लस साइन है यहाँ पर और यहाँ पर, जब हम संधि करेंगे इसे कहते हैं पूरव वर्ण और इसे कहते हैं परवर्ण। यानी कि पूरव वर्ण है और परवर्ण है, दोनों के दोनों स्वर होंगे तो तब हमारी क्या होगी, स्वर संधि होगी। जो स्वर संधि होती है वो स्वरों के बीच में होती है। आपको याद रखना है दोनों तरफ क्या होंगे, स्वर होंगे। इसके निम्नलिखित भेद हैं। स्वर संधि के भेद देखते हैं कौन कौन से हैं। दीर्घ संधि, सबसे पहला जो भेद पढ़ रहे हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घः। ये अकः जो है ये आपने प्रत्याहार में पढ़ा है। अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, ए, ई, उ, री, लरी। यहाँ पर जो अक है, अक में आने वाले वर्णों को दर्शाता है। सवर्णे, सवर्णे का अर्थ है समान वर्ण, यानी कि एक जैसा वर्ण। दीर्घ, दीर्घ का अर्थ है दीर्घ हो जाएगा, यानी कि ई, उ, री में से अगर हमारे पास दोनों तरफ हमारा सेम वर्ण होगा, यानी कि सवर्ण होगा, तो दीर्घ हो जाएगा। मान लो यहाँ पर भी हमारे पास ए है और यहाँ पर भी ए है, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को मिला करके आ हो जाएगा, यानी कि दीर्घ हो जाएगा। एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर ई होता है और यहाँ पर भी ई होता है, तो इन दोनों को मिलाकर दीर्घ हो जाएगा, यानी कि बड़ा ई हो जाएगा। यदि ह्रस्व या दीर्घ ए, ई, उ तथा री स्वरों के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ ए, ई, उ या री स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, आ, ई, उ तथा री हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास ह्रस्व या दीर्घ दिया हुआ है, इसका अर्थ है चाहे ए हो, दीर्घ क्या होगा, आ। ह्रस्व है ए, ह्रस्व है ए का दीर्घ क्या होगा, आ। ई क्या है, ह्रस्व है, ई का दीर्घ क्या होगा, बड़ी ई। ऐसे ही ऊ का, फिर यानी कि चाहे यहाँ पर बड़ा ई हो, यहाँ पर छोटा ई हो, जो परिवर्तन होगा वो दीर्घ में ही होगा। ए, आ होंगे, आ बनेगा, ई होगा, बड़ी ई बनेगा, उ होगा, बड़ा उ बनेगा, और री होंगे तो बड़ा री बनेगा। लेकिन समान वर्ण होना चाहिए। यहाँ पर चाहे ए हो या आ हो, क्या बनेगा, आ बनेगा। चाहे इधर आ हो, ए हो, क्या बनेगा, आ। यानी कि कोई भी हो, चाहे ए हो फिर भी हो, और एक तरफ आ हो फिर भी आ बनेगा। इसी प्रकार से चाहे दोनों तरफ छोटी ई हो फिर भी बड़ी ई बनेगा। चाहे इनमें से कोई एक बड़ी ई हो और एक छोटी ई हो, फिर भी बड़ा ई ही बनेगा। यानी कि हर बार दीर्घ होगा, चाहे दोनों दीर्घ दिए हो, चाहे दोनों ह्रस्व दिए हो, यानी कि जो परिवर्तन होगा वो दीर्घ ही होगा। आपको याद रखना है, जो परिवर्तन होगा वो दीर्घ ही होगा। इसका सूत्र याद रख लेना है, अकः सवर्णे दीर्घः। जैसे पुस्तक आलय, यहाँ कै में ए है और यहाँ पर आ है, यानी कि ए और आ को मिलाकर क्या बनेगा, आ। हमने क्या पढ़ा था, ए आ से क्या बनेगा, आ, यानी कि दीर्घ हो जाएगा। यहाँ पर परिवर्तन क्या हुआ, पुस्तकालय। देव आशीष, यहाँ पर ए है, यहाँ पर आ है, दीर्घ होकर क्या बनेगा, आ, देवाशीष है। दैत्य अरि, यहाँ पर यह में ए है और यहाँ पर भी ए है,
दोनों ए को मिलाकर क्या होगा, आ होगा, यानी कि दीर्घ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास परिवर्तन क्या बनेगा, दैत्यारी। परिवर्तन क्या बनेगा, दैत्यारी। च अपी से क्या बनेगा, दीर्घ होकर चापी। ये जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, आपको अब समझ आ गए हैं, बस एक बार इन्हें देख लेना है, आपको पता चल जाएगा कि कैसे बने हुए हैं। आकर देख लेना, अगर समझ में नहीं आए तो फिर आप अपना कमेंट में डाउट पूछ लेना। विद्यार्थी, विद्यार्थी। गिरि इंद्र, यहाँ पर छोटा ई है और यहाँ पर भी छोटा ई है, दोनों को क्या हो गया है, दीर्घ हो गया है। दोनों को क्या हो गया, दीर्घ हो गया है। यहाँ पर क्या हुआ है, गिरीन्द्र। ऐसे ही कपि और ईसे में क्या हुआ है, कपीस है। मही ईसे में क्या हुआ है, महिष है। नदी ईसे में क्या हुआ है, नदीस है। लक्ष्मी ईश्वर में क्या हुआ है, लक्ष्मीश्वर है। सुउक्ति, सुक्ति, ये याद रखना ध्यान से, सुक्ति बहुत बार पूछा जाता है। ये शुद्ध अशुद्ध में भी पूछ लिया जाता है, यानी कि 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से पूछ लेंगे कि कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है। तो आपको याद रखना है, ये जो सुक्ति होता है उसमें बड़ा ऊ होता है, अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है भानुउदय, भानुदय। पितृ ऋणम, पितृनम। वह री को बड़ी री हो गया है। ये जो सिंबल होता है ये री का होता है, और जब इसे हम डबल कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, री का सिंबल बन जाएगा। ध्यान से पढ़ना है, हम क्या पढ़ रहे हैं, एक एक छोटी छोटी बातें याद रखनी है। वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, देखने में वो एक जैसे लगेंगे, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना है। गुण संधि, गुण संधि। गुण संधि का सूत्र है आद गुण है। गुण संधि का सूत्र है आद गुण है। यदि या आ के बाद ई या ई आए, यदि ए या आ के बाद ई या ई आए, दोनों के स्थान पर ए का आदेश हो जाता है, यानी कि हमारे पास ए या आ प्लस में ई या ई दी हो तो हमारे पास ए आदेश हो जाता है, ए आदेश हो जाता है। इसी तरह ए या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो दोनों के स्थान पर ओ आदेश हो जाता है। इसी तरह ए या आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर अर आदेश हो जाता है। यानी कि आपको याद रखना है कि आपको पूर्व में या आ दिया हो, यानी कि आपको लेफ्ट साइड में ए या आ दिया हो, इसके बाद ई ऊ री में से कोई भी दिया हो, तो आप साइड में ए या आ दिया हो, उसके बाद राइट साइड में आपको ई ऊ री दिया हो। सबसे पहले जो आपको चेक करना है वो ये चेक करना है कि आपके लेफ़्ट साइड में ए आ होना चाहिए। अगर आपके लेफ़्ट साइड में ए आ नहीं है फिर वहाँ गुण संधि नहीं होगी। गुण संधि के लिए आपको सबसे पहले यही चेक करना है कि जो पूर्व में दिया हुआ है उसमें ए या आ होना चाहिए। अब आपको गुण संधि चेक करने से पहले सबसे पहले यही देखना है कि उसमें पूर्व में ए या आ दिया होना चाहिए। यदि ए या आ नहीं होगा पूर्व में तो वहाँ पर गुण संधि नहीं बनेगी। अब हम देखते हैं ए आ के बाद ई होगा, फिर क्या होगा। ए आ के बाद ई होगा तो ये ए में चेंज हो जाएगा। ऊ होगा तो ओ में चेंज हो जाएगा। ए आ के बाद री होगा तो अर में चेंज हो जाएगा। आ प्लस में ई होगा तो ए बन जाएगा। ए या आ होगा, ऊ होगा तो यहाँ पर ओ बन जाएगा। ऐसे ही ए या आ होगा, री होगा तो री से क्या होगा, अर बन जाएगा। उदाहरण पढ़ते हैं, उदाहरण से अच्छे से समझ आएगा। ए आ का जब ई से संधि होगी तो ए बनेगा। इसका उदाहरण है उप इंद्र। पै में ए है और इधर ई है, ए और ई को मिलाकर ए हुआ है, यानी कि उपेंद्र। देव इंद्र, यहाँ वै में ए है और इधर ई दिया हुआ है, ए और ई को क्या हुआ है, ए, देवेंद्र है। गण ईश है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ई है, दोनों को क्या होगा, ए, गणेश है। ईश है, महेश है। नर ईश है, नरेश है। सुर ईश है, सुरेश है।
यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट नोट दिया गया है, इसे पढ़ लेते हैं। ए ऐ ओ औ वर्णों को गुणवर्ण कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन से वर्ण गुण होते हैं। ए ओ वर्णों को गुणवर्ण कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से वर्णों की गुण संज्ञा होगी, कौन कौन से वर्ण गुणवर्ण होंगे। ईव, लतेव, गंगा इति, गंगेति। नेक्स्ट है ए अ उ, यानी आ उ से क्या परिवर्तन होगा, ओ। ए ई से क्या हुआ था, ए परिवर्तन हुआ था। अब उ से क्या होगा, ओ। भाग्य उदय, भाग्योदय, सूर्य उदय, सूर्योदय, नर उत्तम, नरोत्तम। हित उपदेश है, हितोपदेश है, महाउत्सव, महोत्सव, गंगा उद्गम, गंगोदकम, यथा उचितम, यथोचितम, गंगा उर्मी, गंगोर्मी है, हाँ उरु है, महोरु, नव उडा, नवोडा, री, ए आ री से जो परिवर्तन होगा अर होगा। देव ऋषि, देवर्षि, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। ये जो इम्पोर्टेंट उदाहरण है आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, वर्ष ऋतु। आप सभी ने गुण संधि में नोटिस किया कि यहाँ पर प्लस के साइन से पहले सभी में ए या आ है। आपको भी उदाहरण जब चेक करने हैं पेपर में ऐसे ही करने हैं कि गुण संधि का अगर उदाहरण दिया होगा तो उसमें लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या होंगे, ए या आ होगा। ये आपको समझ में आ गई होगी। अभी तक हमने दो भेद पढ़े, दीर्घ संधि और गुण संधि। दीर्घ संधि में क्या था, एक जैसे वर्ण थे और उसको दीर्घ हो रहा था। गुण संधि में हमने पढ़ा ए आ से दूसरी साइड जो होंगे या तो ई होगा या उ होगा या री होगा। ई को ए होगा, उ को ओ होगा, री को अर होगा। ये संधि, वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेची, वृद्धि रेची। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि वृद्धि रेची एक सूत्र और होता है वृद्धि रादेच, वृद्धि रादेच। वो जो होता है वो वृद्धि संज्ञा का होता है, यानी कि वृद्धि संज्ञा किन की होती है। ये आपको इन दोनों में कंफ्यूज करेगा, वृद्धि रेची में और वृद्धि रादेच में। वृद्धि रेची जो होता है वो संधि के लिए होता है और वृद्धि रादेच जो होता है वो संज्ञा के लिए होता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और तब आंसर करना है। ध्यान से देखना है, वृद्धि संधि पूछा जा रहा है या वृद्धि संज्ञा पूछा जा रहा है। ए या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर ए आदेश हो जाता है। इसी तरह ए या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ आदेश हो जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अभी हमने जब गुण संधि पढ़ी थी उसमें लेफ्ट साइड में क्या था, ए आ। वृद्धि संधि में भी क्या है, ए आ, लेकिन डिफरेंस क्या है, वहाँ पर हमारा राइट साइड में ई उ री होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, ए ऐ ओ औ। देखते हैं कि हमारे परिवर्तन कैसा होगा, यानी कि जो संधि करेंगे, संधि करने के बाद क्या विकार उत्पन्न होगा। ए आ ए ऐ से ऐ परिवर्तन होगा, यानी कि वृद्धि हो जाएगी। मम एव, मैं में ए है और एव यहाँ पर ए है तो क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। क्या बनेगा, ममैव, क्या बनेगा, ममैव। एकम, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए है, क्या बनेगा, एकैकम, क्या बनेगा, एकैकम। तव एव, तवैव, क्या बनेगा, तवैव। यानी उदाहरणों में ऐ बन रहा है, यहाँ पर क्या हुई है, वृद्धि हुई है। एवं औ वर्णों को वृद्धि वर्ण कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था ए ओ को गुण वर्ण कहते हैं, ए ओ को गुण वर्ण कहते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है आ ऐ औ को वृद्धि वर्ण कहते हैं। आपको याद रखना है किन्हें गुण वर्ण कहते हैं और किन्हें वृद्धि वर्ण कहते हैं। एव अधैव, लता एव लतैव, तथा एव तथैव, सदा एव सदैव, देव ऐश्वर्यम देवेश्वर्यम, आत्म एकम आत्मेकम। आ ओ औ से संधि होने पर औ परिवर्तन होगा, यानी कि वृद्धि हो जाएगी। उदाहरण करते हैं, जल ओघ है, जलोघ है। मम औषधि, ममौषधि। नव औषधि, नवौषधि। विद्या औचित्यम, विद्यौचित्यम। आत्म औत्सुक्यम, आत्मौत्सुक्यम।
संधि, यण संधि का सूत्र है इको यणची, इको यणची। पर जो इक है ये इक प्रत्याहार है, यण जो है ये यण प्रत्याहार है। इक प्रत्याहार में ई उ री लरी वर्ण होते हैं, यण प्रत्याहार में य व र ल वर्ण होते हैं। के स्थान पर यण हो जाता है, यण संधि में इक के स्थान पर यण हो जाता है। कल जब ई को य हो जाएगा, उ को व हो जाएगा, री को र हो जाएगा, लरी को ल हो जाएगा। सीधा सीधा आपको याद रखना है, इक को यण में परिवर्तन हो जाता है। जब ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आए, ई को य, उ को व, री को र, लरी को ल हो जाता है। या लेफ्ट साइड में जो दिया होगा वो इक दिया होगा, यानी कि या तो ई होगा या उ होगा या री होगा या लरी होगा। राइट साइड में आपको कोई भी बिन स्वर दिया होना चाहिए, यानी कि अगर हमारे पास लेफ्ट साइड में ई है तो यहाँ पर ई नहीं होना चाहिए। ई के अलावा ए, आ, उ, री कोई भी हो लेकिन ई नहीं होना चाहिए, यानी कि ई के अलावा कोई भी स्वर होना चाहिए। ही यदि हमें लेफ्ट साइड में उ दिया है तो यहाँ पर उ के अलावा कोई भी स्वर दिया होना चाहिए, लेकिन उ नहीं दिया होना चाहिए। यदि अपि, यहाँ पर यदि में ई है और यहाँ पर ए दिया हुआ है, यानी कि ए भिन्न स्वर है। यहाँ पर ई दिया है, यहाँ पर ए दिया है, ई से भिन्न स्वर है, तो क्या हो जाएगा यण संधि। हमने पढ़ा था ई को य में चेंज होगा, यहाँ पर क्या होगा यद्यपि। ये जो ऐसे ध होता है, इस ध में हमारे पास ध और य का और य से मिलकर बना होता है। आगे बढ़ते हैं, इति आदि, यहाँ पर ई है और यहाँ पर आ है, यानी कि कोई भिन्न स्वर है, तो क्या हो जाएगा यण संधि। और ई को क्या होगा य, इत्यादि, क्या शब्द बनेगा इत्यादि। नेक्स्ट है अति आचार्य, अति आचार्य से क्या बनेगा अत्याचार। इति अवदत, ई का क्या होगा य, इत्यवदत। है नदी आवेगय, नदी आवेगय क्या बनेगा नद्या वेगय। सखी ऐश्वर्यम, सखी स्वरियम। सुआगतम, स्वागतम। तो याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। सुआगतम से क्या बनेगा स्वागतम। यहाँ उ को क्या हुआ है वह हुआ है। अनु अय, अनव्यय, अनु अय, उ को वह होकर क्या बना है अनव्यय। अनु एषणम, अन्वेषणम। तो तीनों हैं लास्ट वाले, ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, आप इन्हें ध्यान से देख लेना। अरि मध्वरी, वधु आगमनम, वधवा गमनम। पितरी आदेश है, पितरादेश है। यहाँ री और आ से क्या हुआ है रे हुआ है, री को क्या हुआ है रे। पितरी उपदेश है, पितृउपदेश है। मातृ आज्ञा, मात्राज्ञा। लरी आकृति, लाकृति। यहाँ पर लरी को क्या हुआ है ल, लरी इम्पोर्टेंट है, ये भी पढ़ लेना है। अयादि संधि, अयादि संधि एचो संधि का सूत्र है एचो अय अव आय आवे। यहाँ पर जो ये एच दिया गया है इसका अर्थ है एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार में क्या आता है हमारे पास ए आई ओ औ। जो परिवर्तन होगा वो ए आई और ओ औ में होगा, क्योंकि एच का अर्थ ही क्या होता है ए आई ओ औ। जब ए आई ओ तथा औ के बाद कोई स्वर आए तो ए को अय, आई को आय, औ को आव आदेश हो जाता है। इसे अयादि चतुष्टय के नाम से जाना जाता है। यानी अगर पूछा जाए अयादि चतुष्टय क्या होता है ए आई ओ औ, यहाँ पर जो होगा आपको याद रखना है ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए, यानी कि ये खुद भी आ सकते हैं। जो हमने यण संधि पढ़ी थी, यण संधि में क्या था बिन स्वर आना चाहिए, क्या होना चाहिए बिन स्वर होना चाहिए। लेकिन अयादि संधि में ऐसा नहीं है, अयादि संधि में कोई भी स्वर आ सकता है। क्या है कोई भी स्वर आ सकता है। जैसे यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए भी आ सकता है, दोनों सेम सेम आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बिन स्वर होना चाहिए, लेकिन यण संधि में बिन स्वर होना चाहिए, ये कंडीशन है।
वो अय में चेंज होता है, अय को आय में चेंज होता है। यही ओ जो है वो औ में चेंज होगा और औ जो है वो आव में चेंज होगा। ये आपको याद रखना है, औ अय आय आव। यानी कि देखते हैं उदाहरण से पता चलेगा कि क्या विकार हुआ है, क्या परिवर्तन हुआ है। ए अनम, ने में क्या है, ए है और यहाँ पर क्या है, कोई भी स्वर है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, अय में। किस में चेंज हो जाएगा, अय में। तो अनम से क्या बनेगा, नयनम। से अनम से क्या बनेगा, सैनम। नई अकै, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आई, और आई को किस में चेंज होता है, आय में। किस में चेंज होता है, इसमें चेंज होता है आय में। यहाँ पर क्या बनेगा, नायक है। बो अनम, ओ को किस में चेंज होता है, औ में। ओ को किस में चेंज होता है, औ में। भो अनम से क्या बनेगा, भवनम। भवनम। भानो ए, ओ को किस में चेंज होता है, औ में। क्या बनेगा, भानवे। पौ अकै, औ किस में चेंज होता है, आव में। क्या बनेगा, पावकै। नौ किस में, क्या बनेगा, नाविकै। भाऊ उकै क्या बनेगा, भावुकै। ये जो संधि एग्जाम्पल दिए गए हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। अयादित संधि के उदाहरण पूछे जाते हैं, याद रखने हैं, ये सारे ही इम्पोर्टेंट है। पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि का सूत्र है एंग है पदांत आदति। एंग है पदांतादति। एंग है, यहाँ पर एंग जो है एंग प्रत्याहार है। एंग प्रत्याहार में ए औ, एंग प्रत्याहार में ए औ ये दो वर्ण आते हैं, आपको याद रखने हैं। पदांता दति, पदांता दति का अर्थ है पद के अंत में। एंग अर्थ है पद के अंत में ए औ के बाद यदि ए आए तो उसका पूर्व रूप हो जाता है। इसे पूर्व रूप संधि को अयादी संधि का अपवाद कहा जा सकता है। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि पूर्व संधि किसका अपवाद कहा जाता है। पूर्व संधि किसका अपवाद कहा जाता है, आपको याद रखना है पूर्व संधि जो है वो अयादी संधि का अपवाद है। अपवाद से अभिप्राय है कि जो अयादी संधि का अभी जो नियम पढ़ के आए हैं ये उस नियम को फॉलो नहीं करता। यानी कि कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो अयादी के नियमों में होते हुए भी अयादी रूप नहीं बनाते। वो अभी हम उदाहरण पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से उदाहरण हैं जो अयादी के अंत में स्थित ए औ के बाद यदि हर्षव ए आए तो ए दोनों के स्थान पर पूर्व रूप संधि ए एकादेश तथा ओ ए दोनों के स्थान पर ओ एकादेश हो जाता है। ए ओ के पश्चात आने वाला ए अपना रूप ए औ में ही विलीन कर छुपा देता है। यानी ए के कारण कोई परिवर्तन नहीं होगा। ए क्या होगा, ए और ओ में मिल जाएगा और कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसा वर्ण दिया होगा, जैसा शब्द दिया होगा वो वैसा का वैसा ही रहेगा। ए का रूप लिपि में अवग्रह चिह्न द्वारा अंकित किया जाता है। ये जो एस का चिह्न होता है इसे अवग्रह चिह्न कहा जाता है। जैसे हरे अत्तर, यहाँ पर क्या है, ए है और यहाँ पर ए है, दोनों को अत्तर, यहाँ पर रे में क्या है, ए है और यहाँ पर क्या है, ए है। ये हमने अयादी संधि में पढ़ा था कि लेफ्ट साइड में ए ऐ ओ औ हो और यहाँ पर कोई भी स्वर हो तो ए को अय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए को अय हो जाएगा। हमारा शब्द क्या बनना चाहिए, हरियत्तर। लेकिन पूर्व रूप संधि क्या कहती है, यदि ए औ हो और उनके बाद हर्षव ए हो तो क्या होता है, अवग्रह चिह्न हो जाता है। क्या हो जाता है, अवग्रह चिह्न हो जाता है और जो पूर्व में दिया हुआ है वही एजिट रहेगा। यानी कि ए तो रहेगा, ए क्या होगा, अपना अस्तित्व खो देगा, यानी कि ए नहीं होगा। देखते हैं उदाहरण से अच्छे से समझ आएगा। कहा गया है ए में समा गया है। ये कहा गया कि जो ए है वो ए में समा गया है और वहाँ पर जो रूप बना है हरेत्तर बना है। हमारा अयादी संधि के अकॉर्डिंग क्या बनना चाहिए था, हरियत्तर, लेकिन पूर्व रूप संधि में क्या बनेगा, हरेत्तर। ये एस जैसा चिन्ह है, इसको क्या कहते हैं, अवग्रह। यहाँ उच्चारण के समय हरेत्तर ही कहा जाता है। यानी कि जो अवग्रह है इसका कोई भी उच्चारण नहीं होता, उच्चारण हरेत्तर ही होगा। लेकिन हम किसके स्थान पर आता है, ए के स्थान पर। किसके स्थान पर आता है, ए के स्थान पर। उदाहरण देखते हैं।
अपी। यहाँ पर ते में क्या है ए और यहाँ पर क्या है हर्षव ए, दोनों से क्या बनेगा ते अपी। ये आपको याद रखना है, वहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो ते अपी या ते अपी, क्योंकि हमने पढ़ा था अयादी में भी ऐसा ही था। आपको इन उदाहरणों को याद रखना है और ध्यान से पढ़ना है और पूर्व रूप संधि में कंफ्यूज नहीं होना है। हरेव, हरेव से क्या बनेगा हरे एव। वृक्ष से अपि, वृक्ष से अपि। जले अस्ति, जले अस्ति। गोपालो अहम, गोपालो अहम। विष्णु अव, विष्णु। ये उदाहरण बहुत बार पूछा गया है, आपको याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हरे भाव, प्रकृति का अर्थ क्या होता है, जो वस्तु जैसी है वैसी ही रहे, यानी कि उसमें कोई भी परिवर्तन न हो, कोई भी विकार न हो। इस संधि में भी क्या होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई विकार नहीं होगा, जैसे दिए होगा हम उसको वैसे ही लिख देंगे, इसलिए इसका क्या नाम है प्रकृति भाव। अब इसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशन होगी तभी हम ऐसा कर सकते हैं, वरना फिर हम संधि क्यों करते। के लिए कुछ कंडीशन दी गई है, उन कंडीशन को पढ़ते हैं कि कौन सी कंडीशन है। यहाँ पर ये आपको सूत्र याद करना है। प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम। प्लुत, प्लुत आप क्या होते हैं, ये हमने वर्ण विचार में पढ़ा था। प्लुत वे होते हैं जिनमें 3 मात्रा का समय लगता है। हर्षव दीर्घ प्लुत, हर्षव 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ 2 मात्रा का समय लगता है, प्लुत 3 मात्रा का या उससे ज्यादा मात्रा का समय लगता है। वर्ण को प्लुत बनाने के लिए उसमें ये चिन्ह लगा देते हैं। जैसे ई को प्लुत बनाना है तो ई लिखेंगे और उसके बाद ये चिन्ह लगा देंगे, तो ये क्या हो गया ई का प्लुत बन गया। परग्रह संज्ञा होती है, परग्रह किसे कहा जाता है ये हम पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ते हैं कि प्रकृति भाव संधि में कैसे चेंज होता है। प्रकृति भाव का अर्थ है संधि करने का निषेध करना, यानी कि कोई भी संधि न होना, यानी कि प्रकृत वर्णों में विकृति न करके उन्हें ज्यों का त्यों बनाए रखना, यानी कि जो शब्द जो वर्ण दिया होगा उस वर्ण को वैसा का वैसा ही रखेंगे, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, इसी को प्रकृति भाव कहते हैं। वस्तुतः इसे संधि का भेद न कहकर संधि का अभाव ही कहना चाहिए, यानी कि जब परिवर्तन नहीं हो रहा तो फिर इसे संधि नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर संधि का अभाव है। संधि नियम के लागू होने की स्थिति में ही संधि कार्य नहीं होता, यानी कि संधि के नियम तो हैं, संधि के नियम तो लागू हो रहे हैं लेकिन संधि कार्य नहीं हो रहा, यानी कि नियम होने पर भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। यदि कोई वर्ण प्लुत या परग्रह संज्ञक होता है, यानी कि कोई भी वर्ण या तो प्लुत हो या परग्रह संज्ञक हो और उसके बाद अच आता हो, अच का अर्थ होता है स्वर, यानी कि प्लुत वर्ण या परग्रह वर्ण के बाद कोई भी स्वर आए तो प्लुत एवं परग्रह वर्णों का संधि न होते हुए प्रकृति भाव होता है। न होते हुए ध्यान रखना है, यहाँ पर कंडीशन क्या हो रही है कि या तो आपके पास प्लुत वर्ण आता हो या आपके पास परग्रह वर्ण आता हो और उसके बाद क्या आता हो कोई भी स्वर, क्या आता हो कोई भी स्वर। यहाँ पर या तो प्लुत हो या परग्रह हो, बाद में क्या हो कोई भी स्वर, तो क्या होगा उनकी संधि नहीं होगी, जो जैसा होगा वैसा ही लिख देंगे। अब ये परग्रह क्या होता है इसके विषय में जानते हैं। परग्रह क्या होता है। संज्ञा एदु दे द्विवचनम परग्रह्यम, ये परग्रह संज्ञा का सूत्र है। एदु दे द्विवचनम परग्रह्यम, ए द्विवचनम। यहाँ पर ई यानी कि इकारांत, दू से क्या लेंगे उकारांत यानी कि उ, इकारांत यानी कि ई, उकारांत यानी कि उ, और दे से क्या लेंगे ए, क्या लेंगे ए। इकारांत, उकारांत और एकारांत ये द्विवचन में हो वहां पर क्या होता है परग्रह, क्या होता है परग्रह। उदंत एदंत यानी कि ई यानी कि इकारांत, ई से जिसका अंत होता है, उदंत यानी कि जिसका उ से अंत होता है, एदंत जिसका ए से अंत होता है। द्विवचन रूपों की परग्रह संज्ञा होती है, यानी कि कंडीशन है कोई भी शब्द द्विवचन है और उसका अंत ई उ ए से होता है तो उसे परग्रह कहेंगे, उसे क्या कहेंगे परग्रह। अर्थात ऐसे द्विवचन जिसके अंत में ई उ ए हो उसे परग्रह कहेंगे।
तथा जिनकी परग्रीह संज्ञा होती है उनके बाद अच होने पर किसी भी प्रकार की संधि नहीं होती। विष्णु शब्द है, जब हम विष्णु शब्द रूप पढ़ते हैं तो विष्णु का जो प्रथमा विभक्ति द्विवचन रूप होता है वो क्या बनता है, विष्णु। प्रथमा विभक्ति जो अंत हुआ है वो उकारांत है। क्या है, उकारांत। तो ये जो विष्णु शब्द है ये परग्रीह है। विष्णु शब्द क्या है, परग्रीह संज्ञक, यानी कि इसे परग्रीह कहेंगे। अब विष्णु के बाद कोई भी स्वर आ जाए, यानी कि कोई ऐसा शब्द जो स्वर से स्टार्ट होता है, तो वहां पर कोई भी संधि नहीं होगी। सोमात, अधसोमात, ये भी परग्रीह संज्ञा का सूत्र है। परग्रीह संज्ञा का सूत्र दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है। दे द्विवचनम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। DS पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, आपको उदाहरण दिए गए हैं प्रकृति भाव संधि के। कवि इच्छता है, ये कवि जो है द्विवचन रूप है कवि का प्रथमा विभक्ति में, और यहाँ पर क्या है, स्वर आया है। अगर हम इसे देखें संधि के नियमों के अनुसार तो ये हमारा क्या होना चाहिए थी, दीर्घ संधि होनी चाहिए थी। क्या होना चाहिए था, दीर्घ संधि, क्योंकि दीर्घ संधि में कहा गया है इधर भी ई हो, इधर भी ई हो, तो दोनों से दीर्घ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो परग्रीह संज्ञा होने के कारण कहता है कि यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्रकृति भाव संधि होगी, यानी कि एज इट लिख दिया जाएगा। कवि इच्छत का क्या बनेगा, कवि इच्छत, दोनों को ये प्लस का साइन हटाकर क्या करेंगे, लिख देंगे, यानी कि कवि इच्छत होगा, कोई भी विकार नहीं होगा। इमो, ये विष्णु जो है ये भी द्विवचन शब्द है। ऐसे ही बालिके आगच्छत, बालिके आगच्छत, आपको ये उदाहरण याद कर लेने हैं। कवि इच्छत, विष्णु इमु, बालिके आगच्छत। इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है विष्णु इमु, बहुत बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है, ज्यों का त्यों पूछा गया है, याद रख लेना है। यहाँ कवि, विष्णु, बालिके, ये क्रमशः इकारांत, उकारांत, एकारांत द्विवचन के रूप होने के कारण परग्रीह संज्ञक हैं, अतः यहाँ किसी प्रकार की संधि नहीं होती, इसलिए ये कवि इच्छत, विष्णु इमु, बालिके आगच्छत ही रहेंगे, न कि कविच्छत इत्यादि। यानी कि यहाँ पर इसका ये रूप नहीं बनेगा। दीर्घ संधि के नियमों को फॉलो करते हुए भी क्या नहीं होगी, संधि नहीं होगी। यहाँ पर क्या होगी, प्रकृति भाव हैं। सोमात, अभी हमने पढ़ा था जो सेकंड नियम दिया हुआ था प्रकृति भाव संधि का, अधसो मात, यहाँ पर उसी को डिस्कस कर रहे हैं। अधस शब्द के मैं के बाद ई या उ आए तो वहां पर प्रक्रिया संज्ञा होती है, यानी कि अमी ईशा, अमु आस्ते, यहाँ पर ई दिया है, यहाँ पर उ दिया है, यहाँ पर अमी और अमु क्या है, परगृह संज्ञक है। यहाँ पर अमी तथा अमु परगृह संज्ञक हैं, अतः किसी भी प्रकार की संधि नहीं होगी। किसी भी वर्ण में प्रकृति भाव का उदाहरण है एही कृष्ण अत्तर गोश्चरती, यानी कि दिया गया है ये प्लूत न दिया है, यहाँ पर कृष्ण और अत्तर में कोई संधि नहीं हुई है, जैसे थे वैसे ही लिखे गए हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये प्रकृति भाव का उदाहरण है। यहाँ पर ए में दीर्घ संधि नहीं हुई है क्योंकि संबोधन पद कृष्ण में ए प्लूत है। को याद रखना है प्रकृति भाव में कोई परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट है पररूप संधि। पररूप संधि का सूत्र है एंगी पररूपम, एंगी पररूपम। सारी की सारी संधियों के सूत्र याद रखने हैं, सभी के सभी। तर्क के ए के पश्चात यदि ए या ओ आए तो उनका पररूप एकादेश हो जाता है, यानी कि कोई का अर्थ है कि कोई भी उपसर्ग जिसका अंत ए से होता है वो आए और उसके बाद ए या ओ आए तो पररूप आदेश हो जाता है। क्या अभिप्राय है कि जो यहाँ पर होगा वही हो जाएगा। यहाँ पर ए है तो ए हो जाएगा, यहाँ पर ओ है तो ओ हो जाएगा। रूप संधि को वृद्धि संधि का अपवाद कहा जाता है। अभी हमने पूर्व रूप संधि पढ़ी थी। पूर्व रूप संधि जो थी वो अयादि संधि का अपवाद थी। पर रूप संधि जो है ये वृद्धि संधि का अपवाद है। आपको याद रखना है कौन सी संधि किसका अपवाद है। पर रूप कार्य से तात्पर्य है कि जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण के आदि वर्ण के समान होकर उसमें मिल जाए, जैसे पर एजते, यहाँ पर क्या पर उपसर्ग है,
पर उप का अंत किससे है? ऐसे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एजते, यानी कि ए ओ में से ए दिया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा? पर रूप होगा। पर रूप यानी कि ए हो जाएगा। रूप क्या बना है? परेजते। क्या रूप बना है? परे में हमने पढ़ा था ए आ के बाद ए ओ आ जाए तो उनको वृद्धि हो जाती है, यानी कि ए को ऐ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारे नियम तो हैं, लेकिन वृद्धि के नियमों के अनुसार परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ पर उपसर्ग होने के कारण क्या हुआ? पर रूप हुआ है। क्या हुआ है? पर या प्रयजते होना चाहिए था, लेकिन पर में स्थित ए की ए में ही मिल गई, यानी कि पर में जो ए स्थित है ये ए में ही मिल गया, यानी कि पर रूप हो गया। ए इन दोनों के स्थान पर ए एकादेश हो गया। यहाँ पर ए की अपनी सत्ता ही नहीं बची, अतः पर एजते परेजते, उप ओस्ति उपोस्ति। उप औषधि एग्जाम्पलों को अच्छे से याद कर लो, क्योंकि दोनों के दोनों एग्जाम्पल ऐसे ही पूछे जाते हैं, चाहे DSSS भी हो, चाहे KVS हो, चाहे कोई भी पेपर हो। यही दो एग्जाम्पल बार बार रिपीट होते रहते हैं, पर एजते और उप औषधि दोनों के दोनों याद रखने हैं। कंप्लीट हो गया है। स्वर संधि में इतना ही पढ़ेंगे। स्वर संधि के हमने 8 भेद पढ़े। 8 भेद संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। 8 भेद आपको अच्छे से पढ़ने हैं, 8 के सूत्र याद करने हैं और उदाहरण बार बार देखना है। सूत्र भी अच्छे से याद करने हैं और उदाहरण भी। आपको नहीं पता कि एग्जामिनर कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आपको अपना नंबर नहीं जाने देना है, अच्छे से पढ़ना है, सभी नियम याद करने हैं और सभी नियमों को लिखकर देखना है। ध्यान देना है कि कहाँ पर लेफ्ट साइड में कौन सा स्वर आएगा और कहाँ पर राइट साइड में कौन सा स्वर आएगा, और उन दोनों को मिला करके कौन सा परिवर्तन होगा। कहाँ पर ए आ आएंगे, कहाँ पर ए आ से भिन्न स्वर आएंगे, आपको ध्यान रखना है। इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास में इतना ही करेंगे, क्योंकि फिर एक क्लास में ज़्यादा हो जाएगा और समझ में नहीं आएगा। इस क्लास में इतना ही।